हेलो एवरीवन। ये ओलंपिक स्पेशल वीडियो है। ओलंपिक का आप जिस्ट कर सकते हैं, सार कर सकते हैं। मतलब कि ये वीडियो अगर आपने देख लिया लास्ट तक तो आई गारंटी कि इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एग्ज़ाम में 2 से लेकर 4 या 5 सवाल पूछे जा सकते हैं। वो सारे सवाल आप सही करेंगे और ये वीडियो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिक्चर्स के साथ मैं आपको ये वीडियो बताने जा रहा हूँ ओलंपिक के बारे में। आप ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें करंट में आपको याद करनी पड़ती हैं, लेकिन ये वीडियो आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं, वो मैं पहले ही बता दूंगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप सिर्फ ये वीडियो लास्ट तक देख जाते हैं तो एग्ज़ाम में 2 से 4 सवाल तो गारंटीड आप सही करके आएंगे। तो आइए टाइम शुरू करते हैं। आपको पता है कि पेरिस ओलंपिक्स जो है वो ख़त्म हो चुका है और पेरिस ओलंपिक में ख़त्म होने के बाद भारत का जो रैंक है वो 71वां है। हालांकि मेडल्स के हिसाब से तो बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि जो टोक्यो ओलंपिक्स था, टोक्यो ओलंपिक्स में हमने 7 मेडल हासिल किए थे, लेकिन इस बार हमने 6 ही हासिल किए। हालांकि बहुत सारे गेम्स ऐसे थे जिसमें हम लोग 4th आए। बहुत अच्छी स्थिति हो सकती थी, बहुत ज़्यादा मेडल्स आ सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाया। तो आप पहले पिक्चर्स देख लीजिए। फर्स्ट पिक्चर आप देख सकते हैं कि इसमें ये है शरत कमल और उनके साथ में है पीवी सिंधु। आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट यहीं से सवाल कि फ्लैग बियरर ओपनिंग सेरेमनी में कौन थे, तो आप बता सकते हैं। उसमें ऑप्शन में हो सकता है शरत कमल, ये क्या खेलते हैं तो टेबल टेनिस खेलते हैं, और पीवी सिंधु क्या खेलती हैं तो बैडमिंटन खेलती हैं। दुख की बात यह है कि जो हमारे ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर थे, दोनों ने ही मेडल नहीं लाया इस बार ओलंपिक्स में। और आप देख सकते हैं जो दूसरा फोटो है ये क्लोजिंग सेरेमनी का है, जिसमें आप देख सकते हैं ये हैं हमारे हॉकी के द वॉल श्रीजेश और ये हैं मनु भाकर जी, जिन्होंने दो मेडल इस बार पेरिस ओलंपिक में जीता है। हर एक पर्सन जो भी आपको दिखेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी पूछ सकता है कि जो क्लोजिंग सेरेमनी थी उसमें फ्लैग किसने हाथ में लिया हुआ था, ये फ्लैग बेरर कौन थे। पेरिस जो है यानी कि ब्रांड जो है वो पेरिस 2024 के नाम से किया गया। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, ये जो पिक्चर है कि ये जो 5 रिंग हैं, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि इस रिंग में अलग अलग कलर्स भी हैं, ब्लू है, येलो है, ब्लैक है, रेड है, ग्रीन है। तो पूछने को तो बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन हम लोग इसमें मेनली कवर करेंगे कि पेरिस ओलंपिक्स में क्या क्या हुआ और उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि पेरिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो आपको रटा हुआ होना चाहिए। रटा हुआ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी सारी चीज़ें तो रिलेवेंट है, आप उससे अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि इंडियन प्लेयर्स ने जो भी मेडल जीता, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं या फैक्चुअल चीज़ें हैं, जिसमें जो पहला चीज़ है वो है कि कौन सा एडिशन था। एडिशन कहने का मतलब संस्करण कौन सा था। तो अगर एग्जाम में ये रोमन में लिखा हुआ आ गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसे आपको हम बता दें कि ये जो था वो 33वां था, यानी कि 33वां ये समर ओलंपिक्स था। समर अलग होते हैं, विंटर अलग होते हैं। विंटर जो है वो 2026 में होने वाला है, लेकिन ये समर ओलंपिक्स था और क्या हुआ था, 33वां था। अगर एग्जाम में रोमन में लिखा हुआ आ जाए XXX और III, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको रोमन में पता होगा कि 33 कैसे लिखते हैं। उसके बाद जो दूसरा है होस्ट, तो होस्ट अगर कंट्री पूछे तो वह कौन था, तो वो फ्रांस था। लेकिन जो ब्रांडिंग की जाती है वो किसी न किसी शहर के नाम से की जाती है। जैसे कि लास्ट टाइम टोक्यो के नाम से किया गया था, उसके पहले रियो के नाम से किया गया था, हमारे यहाँ दिल्ली के नाम से हुआ था, तो पेरिस के नाम से हुआ है। यानी कि ओलंपिक कौन सा है, तो पेरिस ओलंपिक्स है। जो स्टार हमने लगाया है, ये भी ध्यान देने वाली बहुत ज़रूरी बात है कि ये फ्रांस जो है यानी कि पेरिस में ये तीसरी बार हुआ है। यानी कि अगर सवाल ये भी पूछे कि पेरिस में कौन सी बार हुआ है, तो पेरिस में तीसरी बार हुआ है। सबसे पहले कब हुआ था, तो 1900 ईस्वी में हुआ था। तो होस्ट जो है वो पेरिस है और फ्रांस में ये तीसरी बार हो रहा है। सबसे पहले 1900 में हुआ था, उसके बाद 1924 और उसके 100 साल बाद 2024 में हो रहा है। इस एक लाइन से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं कि पेरिस में
जो ये ओलंपिक होस्ट हुआ इस बार, उसने कितनी बार किया? तो 3 बार किया। इसके पहले कब कब किया था उन्होंने? तो 1900 में और 1924 में। फिर सवाल क्या पूछ सकता है कि 100 सालों बाद हो रहा है। और जो स्टार लगाया है यानी कि 1900 में सबसे पहले जो महिला एथलीट थी यानी कि वुमेन एथलीट्स शामिल हुई थी ओलंपिक्स में, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद क्या है कि जो इसका मस्कट है वो क्या है? तो द फ्रीज या फ्रीजियन कैप आप कह सकते हैं। आप पिक्चर में देख लीजिए ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको याद होगा जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था यानी कि 1789 में 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था वो कब तक चला था? तो 1789 से 1799 तक चला था, जिसको फिर आगे नेपोलियन बोनापार्ट ने बढ़ाया था। तो इसी के याद में यानी कि जो स्वतंत्रता संग्रामी थे या जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उन्हीं के याद में ये फ्रीजियन कैप है रखा गया। इसका जो मस्कट है तो ये भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। मोटो क्या था? तो गेम्स वाइड ओपन। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में आप भूल जाएंगे। पिक्चर हमने इसीलिए लगा दिया है ताकि आप रिकॉल कर पाए उस चीज को। उसके बाद क्या है कि ओपनिंग कब हुआ था? तो ओपनिंग है वो 26 जुलाई 2024 को हुआ था। और सबसे खास बात इस बार की क्या रही कि ये जो ओपनिंग सेरेमनी हुआ किसी भी ओलंपिक में, जो 33वां संस्करण है 33rd, तो पहली बार किसी भी स्टेडियम के बाहर किया गया। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। और पहली बार ये स्टेडियम के बाहर किया गया तो कहाँ किया गया? तो आप देख सकते हैं सीन रिवर, यानी कि जो आप पिक्चर आप ये देख रहे हैं ये रिवर है, ठीक है। और रिवर में ही ये ओपनिंग सेरेमनी किया गया। आपने देखा होगा कि जो प्लेयर्स हैं वो बड़े बड़े जहाजों के थ्रू आ रहे थे, उस पर बहुत सारे प्रोग्राम हुए। देख सकते हैं आप इसका लोगो पेरिस 2024 का। और इसका ओपनिंग सेरेमनी रिवर के साथ साथ ये जो चीज़ें हुई ये बहुत कंट्रोवर्शियल भी हुआ। कुछ प्रोग्राम ऐसे हुए जिसको लेकर के बहुत तरह की कंट्रोवर्सीज हुई, लेकिन हमें वो ध्यान नहीं रखना। ध्यान ये रखना है कि सवाल पूछ सकता है कि ओपनिंग सेरेमनी जो हुआ वो किस रिवर पे हुआ पेरिस के? तो सीन रिवर आपको याद रखना है। सीन आप ऐसे भी व्हाट्सअप करते होंगे तो मोबाइल का मैसेज सीन हुआ कि नहीं ये ध्यान रखते हैं ना, तो वही सीन उससे याद कर लीजिएगा। क्लोजिंग सेरेमनी जो है वो 11 अगस्त 2024 को हुआ। डेट हमने इसलिए लिखा है क्योंकि एग्जाम में डेट भी पूछ लेता है, पूछ सकता है कि ओपनिंग कब हुआ सेरेमनी, तो 26 जुलाई 2024 को। क्लोजिंग कब हुआ? तो 11 अगस्त 2024 को। जो ओपनिंग सेरेमनी है वो कहाँ हुआ है? तो स्टेड दे फ्रांस, यानी कि स्टेडियम का नाम है जो कि फ्रांस का एक स्टेडियम है। तो क्लोजिंग सेरेमनी आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर्स, ये स्टेडियम में हुआ है। बहुत बार एग्जाम में पूछ सकता है इसका नाम भी। आप देख सकते हैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई क्लोजिंग सेरेमनी में, ये टॉम क्रूज साहब हैं। टॉम क्रूज हॉलीवुड के बहुत फेमस एक्टर हैं, आपको पता होगा। इनके आने का भी एक रीजन था और एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है क्योंकि ये जब आए, क्योंकि 2028 में जो ओलंपिक होने वाला है वो लॉस एंजलिस में होने वाला है 2028 का। और ये फ्लैग जो है वो ले करके अपने अमेरिका चले जाते हैं, लॉस एंजलिस चले जाते हैं, इसलिए ये पिक्चर आया है। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि ये जो ओलंपिक्स 2028 में होने वाला है लॉस एंजलिस में, उसमें क्रिकेट आने वाला है। और क्रिकेट कितने सालों बाद आने वाला है? तो 128 साल बाद क्रिकेट खेला जाएगा 2028 ओलंपिक्स में। और अगर क्रिकेट होगा तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि भारत उसमें कोई ना कोई मेडल लेकर आएगा ही। आप ये देख लीजिए इस बार के जो हमारे मेडल प्राप्त करने वाले महारथी हैं, 6 हमारे एथलीट्स ने मेडल हासिल किया है। हालांकि 6 में हमारी एक हॉकी टीम है, हमारी फेवरेट हॉकी टीम। बहुत सारे वीडियोस हमने हॉकी के बनाए, बहुत मज़ा आया वो कवर करके। और ये प्लेयर्स हैं हमारे 6 प्लेयर्स, 6 प्लेयर नहीं 5 प्लेयर हैं, क्योंकि इसमें कॉमन है हमारी मनु भाकर कॉमन है, उसमें 2 मेडल उन्होंने हासिल किया है। एक चीज़ और है कि इसको आप ध्यान रखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक्स में हमने कितने मेडल हासिल किए थे। तो टोक्यो ओलंपिक्स में हमने 7 मेडल हासिल किए थे, जिसमें आप देख सकते हैं नीरज चोपड़ा ने गोल्ड हासिल किया था, गोल्ड लिया था। उसके बाद ये जो मीराबाई चानू है उन्होंने सिल्वर, फिर हमारे रवि दहिया हैं, रवि दहिया जी ने सिल्वर लिया था, पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज, उसके बाद आपके बजरंग पुनिया इन्होंने भी ब्रॉन्ज, ये निखत जरीन ने भी लवलीना बोरगोहेन ने ब्रॉन्ज लिया था। और ये हमारी हॉकी टीम है, ये हैं मनप्रीत सिंह, यानी कि उस समय के जो कैप्टन थे मनप्रीत सिंह थे, अभी हरमनप्रीत सिंह हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है इसलिए क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है
कि इस बार का ना पूछ करके पिछले बार का पूछ लेगा, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछेगा आपको कुछ नहीं पता। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इंडिया का जो रैंक था पिछली बार वो 47 था और हमने 7 मेडल हासिल किए थे। ये नहीं पूछेगा कि कितने गोल्ड थे, कितने सिल्वर थे, कितने ब्रॉन्ज थे, वो ज्यादा डिटेल हो जाएगा। सिर्फ ये पूछ सकता है कि अगर इस बार भारत ने 6 मेडल जीता है तो लास्ट जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ उसमें भारत ने कितना मेडल जीता था या रैंक क्या था। तो लास्ट टाइम रैंक था 47, इस बार का जो रैंक है वो 71वां है। लास्ट टाइम हमने 7 मेडल जीता था, इस बार हमने 6 मेडल जीता है। ये आप देख लीजिए डिटेल्स। हमने इस बार गोल्ड एक भी नहीं जीता, हालांकि विनेश फोगाट अगर फाइनल मैच खेलती तो गोल्ड जरूर लाती, डिस्क्वालीफाई हो गई। नीरज भाई इंजरी के बावजूद सिल्वर मेडल लाए, बहुत बड़ी बात है। अगर इंडियन हॉकी टीम भी फाइनल में पहुंच जाती तो वो भी गोल्ड लेकर के आ जाती, हालांकि जर्मनी से हार गई। सिल्वर हमारे पास एक है जो कि नीरज चोपड़ा ने दिया, 5 हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल हैं, यानी कि टोटल इस पर 6 है और हमारा जो रैंक है वो 71वां रैंक है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारत का इस बार कितना मेडल प्राप्त हुआ है, तो 6 मेडल प्राप्त हुआ है। लास्ट ओलंपिक्स में कितना था, तो 7 था। इसके साथ साथ 2-3 चीजें और भी ध्यान रखिएगा, ये जो लिस्ट है आगे वाले वीडियो में देख देते हैं, इसमें आप 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछ सकता है कि जो मेडल टैली है उसमें फर्स्ट रैंक पे कौन है। फर्स्ट तो आपको एकदम रटा होना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। कितने मेडल्स हैं, तो गोल्ड 40 हैं और चाइना के भी 40 हैं, ठीक है। फिर ये रैंकिंग कैसे तय हुआ, तो जब गोल्ड बराबर हुआ तो हम लोग सिल्वर पे गए। सिल्वर यानी कि ज्यादा है किसका, तो यूएसए का, और ब्रॉन्ज 42, यानी कि टोटल 126 मेडल हैं यूएसए के पास। फर्स्ट रैंक यूएसए, सेकेंड रैंक जो है वो चाइना का 91 मेडल्स के साथ, थर्ड रैंक है जापान का 45 मेडल्स के साथ। एक और चीज ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये हुआ है फ्रांस में, तो सवाल ये भी पूछ सकता है कि जिस कंट्री ने या जिस होस्ट कंट्री ने इसको होस्ट किया, फ्रांस ने, उसका रैंक क्या था। तो फ्रांस का रैंक जो है वो इस बार 5th था, उन्होंने टोटल 64 जीता। एक और इंपॉर्टेंट सवाल पूछ सकता है कि कौन सा कंट्री है, फेमस कंट्री है जो इसमें शामिल नहीं हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि रसिया इस बार शामिल नहीं हुआ है। जितने भी गेम्स थे लगभग 32, उसमें किसी भी मैच में रसिया शामिल नहीं हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में छपा हुआ है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। और उसके साथ साथ हमने बता दिया आपको टोक्यो ओलंपिक्स का भी ध्यान रखिएगा। और जो इंडिया का इस बार मेडल है, 5 ब्रॉन्ज 1 सिल्वर, टोटल 6 मेडल्स, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और चीज है जो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि अब तक जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं, रफली माइंड में रखिएगा, एग्जाम में क्या पूछेगा कोई नहीं जानता है। तो पेरिस ओलंपिक्स में हमारे पास 6 मेडल है, पिछले बार टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल है, जो रियो ओलंपिक्स हुआ था 2016 में वो स्थिति बहुत खराब थी, उस बार सिर्फ 2 ही मेडल था। उस बार किन्होंने मेडल लिया था, तो हमारी पीवी सिंधु ने लिया था और मीराबाई चानू ने मेडल लिया था। उसके बाद 2012 लंदन ओलंपिक्स में 6 मेडल्स थे और 2008 बीजिंग में 3 थे। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्या पूछेगा कोई नहीं जानता है, लेकिन ये चीजें तो रटी होनी चाहिए कि इस बार रैंक 1, 2, 3 क्या है। इंडिया का रैंक 71वां है, इंडिया ने गोल्ड कितना लिया, सिल्वर कितना लिया, ब्रॉन्ज कितना लिया और टोटल कितना हुआ, ठीक है, ये रटा हुआ होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिससे एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं कि भारत के कितने टोटल एथलीट्स थे, तो 2017 एथलीट्स से इस बार टोटल कितने मेडल्स के लिए हम लोग लड़ रहे थे, तो 95। ये तो नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है कि कितने हमारे जो प्लेयर्स थे, कितने एथलीट्स थे वो इस बार पेरिस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किए, तो वो टोटल 117 थे। फिर उसके साथ साथ 22 नंबर ऑफ इंडियन एथलीट्स मेकिंग देयर ओलंपिक डेब्यू इन पेरिस, 72 प्लेयर ऐसे थे जो इस बार डेब्यू कर रहे थे अपना, जो कि बहुत अच्छी बात है, जिसमें से बहुत सारे लोगों ने मेडल भी हासिल किया है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा एज के थे हमारे रोहन बोपन्ना साहब थे, 44 साल इनका एज है, और जो सबसे कम एज की थी इनका नाम है दिनिधि दिसिंगू, ये स्विमिंग से हैं। तो ये यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाते हैं कि सबसे ज्यादा एज के कौन थे, तो हमारे रोहन बोपन्ना साहब हैं, ये क्या खेलते हैं, तो ये टेनिस खेलते हैं। और दिनिधि दिसिंगू जो हैं ये स्विमिंग करती हैं, सिर्फ 14 साल की हैं। उसके बाद और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इसमें देख लीजिए आप कि 5 ऐसे प्लेयर थे जो दोबारा लगातार मेडल लेने के लिए ओलंपिक में शामिल हुए हैं, यानी कि पिछले बार टोक्यो ओलंपिक्स में वो मेडल हासिल कर चुके थे। वो 5 पर्सन हैं। 5 पर्सन कौन थे, एक तो हमारे नीरज चोपड़ा साहब हैं जिन्होंने गोल्ड लिया था, पीवी सिंधु हैं जो कि ब्रॉन्ज लिया था इन्होंने, मीराबाई चानू हैं, मीराबाई चानू सिल्वर मेडल हासिल की थी। उसके बाद
लवलीना बोरगोहेन है और इंडियन हॉकी टीम है उसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है चीज में। दो एथलीट ऐसे थे इस बार जो मल्टीपल इंडिविजुअल इवेंट्स में हिस्सा ले रहे थे, जैसे पारुल हो गई जो कि 500 मीटर में और 5000 मीटर और 3000 मीटर में भी थी। और जो हमारी मनु भाकर हैं, आपको पता है कि 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर पिस्टल में भी वो फाइट की हैं। हालांकि 10 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने ब्रॉन्ज हासिल कर लिया, लेकिन जो 25 मीटर पिस्टल था उसमें उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही, वो उन्होंने 4th फिनिश किया। यानी कि 4th फिनिश करने वालों की लिस्ट इस बार बहुत ज्यादा है। अगर पीवी सिंधु इस बार मेडल ले लेती तो वो पहली भारतीय होती जो लगातार 3 ओलंपिक्स में 3 मेडल हासिल करती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। इधर आप पिक्चर देख लीजिए तो ध्यान रखिएगा। हालांकि इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछना नहीं चाहिए, फिर भी एग्जाम में क्या पूछते कोई नहीं जानता। तो हरियाणा से सबसे ज्यादा है, अगर पूछ ले कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में बता दीजिए असेंडिंग डिसेंडिंग में, तो हरियाणा, उसके बाद पंजाब, उसके बाद तमिलनाडु। यानी कि हरियाणा के सबसे ज्यादा प्लेयर्स थे, बिहार से 1 हैं और यूपी से 6 हैं। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये डायरेक्ट हमने विकिपीडिया से लिया है ताकि सही जो डेटा है वो आए, कुछ गलत डेटा ना आ जाए। तो इस बार इंडिया जो पार्टिसिपेट कर रहा है पेरिस ओलंपिक्स में, कब से कब तक है, तो 26 जुलाई 2024 से, जिसमें 110 प्लेयर्स खेल रहे हैं। यानी कि जो 16 स्पोर्ट्स में 7 प्लेयर्स जो थे वो सब्स्टिट्यूट के तौर पर थे। हमने अभी आपको इसमें बताया कि 117 हैं, जिसमें से खेल कितने लोग रहे थे, तो 110 लोग खेल रहे थे। और आप देख सकते हैं कि जो फ्लैग बीरर थी पीवी सिंधु, शरद कमल, हमने आपको सबसे पहले दिखाया, यहाँ पे भी आप देख लीजिए, ये है शरद कमल, ये है पीवी सिंधु। तो इनका नाम एकदम ध्यान होना चाहिए। ये भी पूछ लेगा कि शरद कमल क्या खेलते हैं, तो शरद कमल टेबल टेनिस खेलते हैं और पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती हैं। हालांकि दोनों ने इस बार मेडल हासिल नहीं किया। उसके बाद फ्लैग बेरर क्लोजिंग सेरेमनी के कौन थे, तो क्लोजिंग सेरेमनी के थे मनु और पीआर फ्रिजेस। पीआर फ्रिजेस क्या है, तो हॉकी खेलते हैं, द वॉल ऑफ इंडियन हॉकी टीम। हालांकि उन्होंने अब संन्यास ले लिया है, अब वो गेम नहीं खेलेंगे, बहुत दुख की बात है। और मनु भाकर ने 2 मेडल लिया है। हालांकि इनसे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा, वो एकदम रट लेना है, वो एग्जाम में जरूर आएगा। ओपनिंग में पीवी सिंधु, शरद कमल, क्लोजिंग में मनु भाकर और पीआर फ्रिजेस। मेडल्स हमने क्या लिए हैं इस बार, तो गोल्ड 0 लिया है हमने, सिल्वर 1 नीरज चोपड़ा और ब्रॉन्ज हमारे पास 5 है। टोटल कितने हैं, तो टोटल 6 मेडल्स हैं हमारे पास। ठीक है, यानी कि मनु भाकर को आप देख लीजिए, ये है मनु भाकर और ये हमारे पीआर फ्रिजेस हैं। ठीक है, और 2-3 चीजें और ध्यान रखनी है आपको। ये जो ओलंपिक का दिया है अपीयरेंस, हम लोग कब से अपीयर हो रहे हैं, तो सबसे पहली बार हम लोग 1900 में हिस्सा लिए थे, सबसे पहली बार। यानी कि 124 साल हो गया है भारत को, लेकिन 124 साल में भी हम लोग 10 मेडल तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। चिंता का विषय जरूर है, लेकिन इस पे काम करने की आवश्यकता है। 2-3 चीजें और भी ध्यान रखने की बात है। आप देखिए कि 1936 के बाद सीधे 1948 है, यानी कि 1940 और 1944 जो ओलंपिक हुआ उसमें भारत पार्टिसिपेट नहीं किया। आप ये मत समझिएगा कि भारत पार्टिसिपेट नहीं किया, उस समय ओलंपिक हुआ ही नहीं, किसी भी देश ने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और वर्ल्ड वॉर यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ओलंपिक हुआ ही नहीं, तो भारत क्या, किसी भी देश ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब ये जो टेबल है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन जनरेट होना ही है, 100% जनरेट होना है। सबसे पहले है, एक तरफ आप देख लेंगे कि मेडल्स, किस प्लेयर ने कौन सा मेडल लिया, उनका नाम है, कौन सा स्पोर्ट्स वो खेलते हैं, इवेंट कौन सा था, बहुत बार इवेंट पूछ लेगा कि किस इवेंट में लिया है। और अगर उससे भी ज्यादा एग्जामिनर ये तय ही कर ले कि आपको सवाल सही नहीं करने देना है, तो डेट पूछ लेगा कि किस दिन उन्होंने अचीव किया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है नीरज चोपड़ा जी ने क्या लिया है, तो सिल्वर। हालांकि गोल्ड किसने लिया, तो गोल्ड पाकिस्तान के अरशद नदीम ने हासिल किया, जो कि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो नीरज चोपड़ा जी ने एथलेटिक्स में लिया है, और एथलेटिक्स में गोल्ड लेने वाले पहले प्लेयर कौन थे, नीरज चोपड़ा, जो कि टोक्यो में लिया था उन्होंने। इस बार उन्होंने क्या लिया है एथलेटिक्स में, तो मेंस जैवलिन थ्रो में उन्होंने कितने तारीख को, तो 8 अगस्त को उन्होंने लिया, क्या लिया, सिल्वर। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये पहले इंडियन बन चुके हैं ओलंपिक्स में जो गोल्ड और सिल्वर दोनों इन्होंने लिया है। हालांकि बहुत सारी कैटेगरी है जिसमें ये पहले बने हैं, दूसरे बने हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। मनु भाकर, इनसे रिलेटेड 3 पॉइंट्स टू रिमेंबर, 3 पॉइंट आपको एकदम याद रखना है। मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल लिया है,
किसमें, तो शूटिंग में। ये जो शूटिंग है इसमें ध्यान रखिएगा कि विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में, ठीक है, डायरेक्ट ये भी पूछ लेगा कि 10 मीटर एयर पिस्टल, और यहां पर दे देगा आपको कितना, 25, और 25 जैसे ही देगा आपका सवाल गलत हो जाएगा वहां पे, क्योंकि 25 मीटर वाले में उनका स्थान चौथा था। तो बहुत ध्यान रखिएगा, कितना, 10 मीटर वाले में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, 25 मीटर वाले में नहीं। उसके बाद यानी कि 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनसे रिलेटेड क्या ध्यान रखना है, तो सवाल पूछे कि पहली भारतीय जो पेरिस ओलंपिक्स में मेडल जीती वो थी कौन, मनु भाकर, सबसे पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इनसे रिलेटेड जनरेट हो सकता है कि पहली भारतीय जो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीती तो कौन थी, वो भी है आपकी मनु भाकर, यानी कि 3 पॉइंट। फर्स्ट इंडियन, और दूसरा फर्स्ट इंडियन टू विन 2 ओलंपिक्स मेडल इन द सेम ओलंपिक, यानी कि एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले कौन से प्लेयर हैं, तो मनु भाकर हैं। और तीसरा, मनु भाकर वो पहली खिलाड़ी हैं जो कि एयर पिस्टल में यानी कि शूटिंग में पहली महिला हैं जो कि मेडल जीती हैं। यानी हालांकि एक और पॉइंट है, चौथा पॉइंट भी है याद करने के लिए, लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। 3 सिर्फ इनसे रिलेटेड है, याद रखिएगा। सबसे पहली महिला जिन्होंने इस बार पेरिस ओलंपिक में मेडल जीता, दूसरी पहली भारतीय महिला ही नहीं, पहली भारतीय खिलाड़ी, पहली भारतीय एथलीट जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीता, और तीसरा पहली भारतीय महिला जो कि शूटिंग में मेडल लाई हैं। फिर उसके आगे है मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, किसमें, तो शूटिंग में ही, यानी कि मिक्स्ड 100 मीटर एयर पिस्टल टीम में, यानी कि मिक्स्ड में हम लोगों ने पहली बार मेडल हासिल किया है, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिक्स्ड में पहली बार मेडल हमने हासिल किया मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने, किनके साथ, तो शूटिंग में मिल करके इन्होंने। उसके बाद ब्रॉन्ज आता है स्वप्निल कुसाले, ये महाराष्ट्र के प्लेयर हैं, यानी कि महाराष्ट्र के लाल ने भी इस बार कमाल किया है। हालांकि महाराष्ट्र के एक और प्लेयर थे जो कि एथलेटिक्स में उनका, आगे हम आपको बताएंगे उनके बारे में, एथलेटिक्स में उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, मेडल तो नहीं ला पाए लेकिन पहले इंडियन बने हैं वो भी। तो ये शूटिंग में जीतते हैं। और मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस। एक चीज यहां पे आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑप्शन में दे दे कि मेंस 50 मीटर राइफल 1 पोजीशन तो वो गलत हो जाएगा। 3 पोजीशंस का मतलब क्या है, 3 पोजीशंस मतलब एक तो बैठ करके कुछ शूटिंग करनी होती है, उसके बाद खड़े होकर के, फिर लेट करके, 3 पोजीशंस में आपको फायर करना होता है, और उसमें जो पॉइंट्स बनते हैं उस हिसाब से आपको मेडल मिलता है। तो इसमें हमारे स्वप्निल कुसाले जी ने कमाल कर दिया, ये भी पहले भारतीय बने हैं जो कि ये मेडल इन्होंने हासिल किया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इनका मेडल क्या है, तो ब्रॉन्ज। उसके बाद क्या है, हमारी इंडियन मेंस हॉकी टीम है, गजब कमाल कर दिया इन्होंने तो अलग ही रिकॉर्ड बना दिया है। एकदम ध्यान रखिएगा, इंडियन हॉकी टीम जैसा पूरी दुनिया में कोई टीम नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम अगर इंडियन ओलंपिक हिस्ट्री में देखा जाए तो इंडियन हॉकी टीम है, क्योंकि हम लोगों ने 13 मेडल जीते हैं जिसमें से 8 गोल्ड है। आप कल्पना कीजिए 13 मेडल्स में से 8 गोल्ड है। हालांकि ये इसमें से 8 जो गोल्ड हैं ये पहले की बातें हैं, पहले हमने अचीव किया है, फिर भी इंडियन हॉकी टीम का नाम वो कीर्तिमान है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हमारे कैप्टन कौन है, तो हरमनप्रीत सिंह जी कैप्टन है, इनका नाम बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और पियर फ्रिजेस को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हमारे जो गोलकीपर थे, इनके बारे में भी पूछ सकता है, क्योंकि इन्होंने संन्यास लिया है, डायरेक्ट सवाल ये भी आपको दे देगा। उसके बाद इन्होंने भी ब्रॉन्ज लिया है, हालांकि टोक्यो में भी हम लोगों ने ब्रॉन्ज ही लिया था, फील्ड हॉकी में मेंस टूर्नामेंट 8 अगस्त को ही। और लास्ट जो है हमारे अमन सहरावत जी हैं, ये यंगेस्ट हैं, और अमन सहरावत जी ने भी ब्रॉन्ज हासिल किया है, किसमें, तो रेसलिंग में। हालांकि रेसलिंग ऐसा गेम है हॉकी के बाद जो सबसे ज़्यादा मेडल इंडिया को अभी तक देते आया है, और रेसलिंग से हर साल उम्मीदें होती हैं। इस बार लग रहा था कि इस बार रेसलिंग से नहीं आएगा, लेकिन हमारे अमन सहरावत जी ने बिल्कुल कमाल ही कर दिया। और ये अमन सहरावत इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि ये यंगेस्ट प्लेयर हैं। आपको ये भी पूछ सकता है कि इनका कैटेगरी क्या था, तो 57 केजी फ्री स्टाइल कैटेगरी में था। बहुत बार ये भी पूछ लेगा 57 केजी था, 50 केजी था, 55 केजी था, क्योंकि विनेश फोगाट जो हैं वो 50 केजी कैटेगरी में थी, 100 ग्राम ज़्यादा होने के कारण डिस्क्वालीफाई हो गई। इसलिए इस बार वेट कैटेगरी तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसकी चर्चा या उससे रिलेटेड सवाल जरूर हो सकते हैं। यंगेस्ट कहने का मतलब है कि ये 21 साल के प्लेयर हैं जिन्होंने भारत के लिए मेडल लिया है, जो कि सबसे यंगेस्ट हो गए। इनके पहले कौन थी, तो इनके पहले पीवी सिंधु थी 22 साल की। अगर सवाल पूछ ले
कि कौन से एथलीट हैं जो महिलाओं में सबसे यंगेस्ट हैं, तो अभी भी पीवी सिंधु होंगी। लेकिन अगर ओवरऑल पूछा जाए कि भारत का सबसे यंगेस्ट एथलीट जो मेडल लाया है तो अमन सहरावत होंगे। ये देखिए, ये हैं हमारे अमन सहरावत, कमाल कर दिया इन्होंने, बहुत गजब का खेला। ये है हमारे स्वप्निल जी, आप इनको तो आप जानती हैं, नीरज चोपड़ा। ये इन सबको आप फोटो में इसलिए लगाता हूँ बार बार ताकि आपको ये फोटो से रिकॉल हो जाए कि मैं क्या बता रहा था या आपने क्या पढ़ा था उस टाइम। इनके बारे में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैं इन सब के बारे में थोड़ा बाद में बताता हूँ। उसके पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो ध्यान रख लीजिए, क्योंकि पता चले कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही छूट गई। तो सबसे पहली चीज़ कि मेडल बाय स्पोर्ट्स, ये भी पूछ सकता है। एथलेटिक्स में हमारे पास कितने मेडल हैं, तो सिर्फ एक मेडल है। वो भी कौन सा मेडल है? एथलेटिक्स में एक है, सिल्वर मेडल। शूटिंग में हमारे पास 3 हैं, तीनों ब्रॉन्ज मेडल हैं। फील्ड हॉकी में एक है और वो भी ब्रॉन्ज मेडल है। रेसलिंग में हमारे पास एक है, वो भी ब्रॉन्ज मेडल है। तो स्पोर्ट्स कैटेगरी से अगर क्वेश्चन टफ करना होगा तो स्पोर्ट्स कैटेगरी से डायरेक्ट पूछ लेगा कि इस बार रेसलिंग से कितने मेडल आए या इस बार एथलेटिक्स में कितने मेडल आए। सवाल डायरेक्ट ये बन सकता है कि शूटिंग में कितने मेडल आए, क्योंकि उसमें 3 है तो ऑप्शन 1 2 3 4 दे देगा, उसमें से आपको आंसर करना होगा। तो शूटिंग का एकदम याद रखिएगा कि 3 है, ठीक है। उसके बाद अगर आप मल्टीपल मेडलिस्ट का नाम पूछेगा तो उसमें मनु भाकर हैं जिन्होंने की 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, हमने पहले ही आपको बताया। लेकिन ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि मेडल्स बाय डे, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस दिन हमने कितना मेडल जीता, फिर भी हमने इसमें दे दिया है। मेडल्स बाय जेंडर, ये सवाल पूछ सकता है कि मेल ज्यादा जीते हैं या फीमेल ने ज्यादा मेडल हासिल किया है। तो मेल ने कितना हासिल किया है? टोटल 4। फीमेल में आपको पता है कि मनु भाकर ने ब्रॉन्ज 1 जीता है, ठीक है। मिक्स्ड में कितना है? तो मिक्स्ड में भी आपको मेल और फीमेल दोनों मिक्स्ड थे तो उसमें भी 1 है, यानी कि टोटल 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद there were 110 athletes who took part in the medal events across 16 sports। ये भी पूछ सकता है कि हमारे कितने खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए और कितने गेमों में, तो 16 गेमों में पार्टिसिपेट किए और 110 एथलीट थे। कैटेगरी वाइज जहां पर दिया हुआ है कि आर्चरी में कितने थे, एथलेटिक्स में कितने थे। सबसे ज्यादा प्लेयर, सिर्फ ये ध्यान रखिए कि सबसे ज्यादा प्लेयर एथलेटिक्स में थे, यानी कि फील्ड में जो लोग दौड़ते कूदते फानते हैं। एथलेटिक्स में कितने थे, जिसमें हमारे नीरज चोपड़ा भी आएंगे, तो 27 थे। उसके बाद अगर आपको पूछ ले कि सबसे ज्यादा किसमें थे, तो उसके बाद आपको शूटिंग में थे सबसे ज्यादा 21। हालांकि शूटिंग में इस बार सबसे ज्यादा 3 मेडल भी भारत ने अचीव किया। ओके, इसके साथ एक और चीज है जो आपको ये ध्यान रख लेना है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इंडिया का रैंक क्या था? 71, जिसमें 6 मेडल जीता। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको ध्यान रखना है। फ्रांस भी ध्यान रखना है, रसिया को भी ध्यान रखना है कि वो इस बार पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। उसके बाद कुछ चीजें हैं जो कि हॉकी के बारे में अभी मैं आपको बता रहा था कि हॉकी में हम लोगों ने सबसे ज्यादा मेडल जीता। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछ ले कि ओवरऑल हमने अभी तक कितना मेडल जीता है, तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 41 मेडल जीता है। ये डायरेक्ट एग्जाम में सवाल आ सकता है। गोल्ड हमारे पास कितने हैं? तो 10 हैं। सिल्वर हमारे पास कितना है? तो 10 है। ब्रॉन्ज हमारे पास कितना है? तो 21 ब्रॉन्ज है हमारे पास, इसको ध्यान रखिएगा। एक और चीज जो है कि सबसे पहले हमने कब पार्टिसिपेट किया, तो सबसे पहले हमने पेरिस में 1900 में ही पार्टिसिपेट किया था। 1900 पेरिस में हमने सबसे पहले पार्टिसिपेट किया और उसमें जो हमारे प्लेयर्स थे उन्होंने, यानी कि उनका नाम क्या था, तो नॉर्मन प्रिचार्ड जिन्हें उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था, सॉरी उसमें 2 मेडल उन्होंने जीता था। और अगर आपसे पूछ ले कि आज़ादी के बाद सबसे पहले कौन से प्लेयर थे जो कि हिस्सा लिए, तो वो थे आपको यहाँ पे लिखा होना चाहिए, तो हाँ वो थे केडी यादव जी। केडी यादव जी आजादी के बाद सबसे पहले मेडल लाने वाले प्लेयर बने थे हेलेंस्की 1952 के ओलंपिक्स में। सवाल बहुत तरीके से पूछ सकता है कि हम लोगों ने सबसे पहले पार्टिसिपेट कब किया, तो 1900 में। और आजादी के बाद सबसे पहले किसने मेडल हासिल किया, तो केडी यादव जी ने हासिल किया था 1952 में। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसमें आप देख लीजिए, इसमें मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा था बार बार कि अमन सहरावत जी यंगेस्ट ओलंपियन बन गए हैं। इनका एज क्या है? 21। लेकिन पीवी सिंधु फीमेल में है 22। लक्ष्य सेन क्या कमाल का खेले, क्या कमाल का इनका गेम था, मजा ही आ गया था बैडमिंटन देख करके, अगर आपने देखा हो। इन्होंने भी ये पहले मेल प्लेयर बने हैं जो कि जिन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था बैडमिंटन में। फीमेल में तो आपको पता होगा कि हमारे बहुत सारे कमाल के खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु हो गए, उनके पहले साइना नेहवाल रहे हैं, तो बहुत सारे एक से एक प्लेयर हमारे पास रहे हैं। फिर आप देख लीजिए मनु भाकर से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं
कि फर्स्ट वुमेन टू विन मेडल इन शूटिंग, या हमने आपको बता दिया है ब्रॉन्ज मेडल हमने जीता 10 मीटर एयर पिस्टल में। उसके बाद फर्स्ट इंडियन टू विन 2 मेडल्स इन अ सिंगल ओलंपिक, ये भी हमने आपको बता दिया है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ मनु भाकर पहली इंडियन थी जिन्होंने मेडल जीता था। अब है हमारे ये नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने कमाल कर दिया, इस बार गोल्ड और सिल्वर दोनों इन्होंने जीता है। हालांकि एक ट्वीट किया था इन्होंने कि ओलंपिक खेलों में भारत के लिए एक और पदक जीत के बहुत अच्छा लगा। इस बार पेरिस में हमारा नेशनल एंथम नहीं बजा, लेकिन आगे की मेहनत उसी पल के लिए होगी। ये पहले एथलीट होंगे जो सिल्वर मेडल जीतने के बाद भी खुश नहीं थे, और बार बार आप देख सकते हैं इनके चेहरे पे क्या कमाल के पर्सन हैं ये। इनको था कि हमारे भारत का एंथम बजे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब भी फर्स्ट मेडल किसी को मिलता है, यानी कि गोल्ड मेडल मिलता है, तो उस देश का झंडा सबसे ऊपर होता है और नेशनल एंथम बजता है। लेकिन नीरज के लिए ये बहुत दुख की बात थी कि वो ऐसा नहीं करवा पाए, और सिल्वर जीतने के बाद भी ये उतने खुश नहीं थे जितना ये खुश दिखते हैं हमेशा। तो बहुत महान प्लेयर हैं ये, बहुत कमाल के प्लेयर हैं। और इस बार आपको पता है कि सिल्वर इन्होंने नहीं जीता, अरशद नदीम ने जीता है गोल्ड। तो अरशद नदीम ने 92.97 मीटर जो जैवलिन फेंक करके ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, यानी कि ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और नीरज चोपड़ा का अगर एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले तो 89.45 मीटर, यानी कि सेकंड बेस्ट था ये। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ये अब तक का ओलंपिक में नीरज का बेस्ट स्कोर है, यानी कि इससे पहले जो नीरज ने टोक्यो में हासिल किया था वो बहुत कम था, 88 के आसपास ही था, लेकिन 89.45 इनका बेस्ट स्कोर है ओलंपिक में। फिर भी इन्हें गोल्ड नहीं मिला, सिल्वर जीत पाइए। तो वो ध्यान रखिएगा कि 89.45 मीटर्स है। और अरशद नदीम का, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, 92.97। हालांकि अरशद नदीम बहुत कमाल के प्लेयर हैं, जब आप इनका गेम देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितने शांत स्वभाव के हैं, कितने शालीन हैं। और जब आप इनका सक्सेस स्टोरी सुनेंगे या इनका स्ट्रगल स्टोरी सुनेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान भारत को हरा दिया, फिर भी हर भारतीय इनको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, इनके संघर्ष के कहानी को शेयर कर रहे हैं, इनको सलाम कर रहे हैं। क्योंकि अरशद नदीम ने ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, आप देख सकते हैं 92.97 मीटर। और आज का ही एक ये न्यूज़ था, मैं देख रहा था कि अरशद नदीम का जब आप घर देखेंगे या जहाँ ये प्रैक्टिस करते हैं, बहुत बुरी हालत है। कुछ लोग आ रहे हैं इनके साथ सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए कुछ पैसे दे रहे हैं, जो कि देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि किसी भी ओलंपिक प्लेयर को जो गोल्ड मेडलिस्ट है, आप उसको पैसे दे करके उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। और ये सरकार को या दूसरे लोगों को भी बोलते हैं कि आप फोटो खिंचवाइए और उनको पैसे दीजिए। ये एक एथलीट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो जनता को समझना चाहिए कि कैसे उनके साथ व्यवहार करें। तो अरशद नदीम का स्टोरी आप देखिएगा, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है इनका। उसके बाद अरशद नदीम ने जब गोल्ड जीता, उसके बाद एक और डिबेट का विषय बन गया कि पाकिस्तान जो है वो 62 पोजीशन पे है और इंडिया है 71 पोजीशन पे। हालांकि पाकिस्तान ने सिर्फ एक मेडल जीता है, वो भी गोल्ड, और भारत ने टोटल 6 मेडल जीता है। फिर भी हम 71वें पोजीशन पे हैं और पाकिस्तान एक मेडल लेने के बाद भी 62वें पोजीशन पे है। तो ये भी एक चर्चा का विषय बन गया। कारण ये कि जो भी देश गोल्ड जीतता है उसका रैंक बहुत ऊपर होता है, यानी कि रैंकिंग जो है वो सबसे पहले गोल्ड डिसाइड करता है, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद ब्रॉन्ज। तो ये ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान का जो पोजीशन है वो 62 है और इंडिया का 71 है। बाकी कंट्रीज, फर्स्ट पे यूएसए है, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे जापान है, 4 पे ऑस्ट्रेलिया है और 5 पे है फ्रांस। फ्रांस को भी ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है कि जो ये ओलंपिक का जो वेबसाइट था उससे हमने कुछ चीज़ें लिए हैं। हालांकि ओवरऑल चीज़ें हमने आपको बता दी, फिर भी ये सिनॉप्सिस टाइप का है शॉर्ट में, क्योंकि डायरेक्ट जो वेबसाइट पे दिया है ओलंपिक्स के, उससे रिलेटेड, उससे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो ऑथेंटिक होंगे, सही होंगे। 117 इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया। कब से कब तक चला? तो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चला। उसके बाद मिक्स मेडल में 6 मेडल हम लोगों ने जीता, उसमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज है। मनु भाकर के बारे में हमने आपको सब कुछ बता दिया। उसके बाद स्वप्निल कुसालन ने भी इस बार मेडल जीता है। मेंस हॉकी टीम ने भी कमाल कर दिया। नीरज चोपड़ा इंडिविजुअल बने हैं, फर्स्ट इंडिविजुअल जिन्होंने गोल्ड और सिल्वर दोनों जीता है। अमन सहरावत यंगेस्ट ओलंपियन बने हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हो सकता है काम आ जाए, आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। दूसरा है कि 2024 में हम लोग सेलिब्रेट करने से ज़्यादा हम लोग दुखी हुए, और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि 4th पोजीशन पे हमें लगता है कि 6 से 7 गेम्स में हम लोग 4th रहे हैं। तो इस बार सेलिब्रेट करने से ज़्यादा हमारे लिए दुखद था। उसमें हमारे लक्ष्य सेन हैं, मीराबाई चानू हैं जो कि मेडल लाई थी पिछली बार। मनु भाकर भी 4th रही एक गेम में।
जो कि इस बार हमारे लिए मेडल नहीं ला पाई। विनेश फोगाट जो कि सबसे बड़ा दुख भारत के लिए, पूरे भारत के लिए नहीं, हमें लगता है कि पूरे विश्व के लिए भी था। बहुत सारे लोग कैंपेन भी चला रहे थे कि विनेश को सिल्वर दे देना चाहिए, जो कि देना भी उन्हें चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। 50 केजी वेट कैटेगरी में वो लड़ती हैं। जनरली वो 53 में लड़ती थी, इस बार 50 में लड़ी, लेकिन एक ही दिन में 3 गेम वो जीतती हैं। दुनिया की ऐसी प्लेयर जापान की एक प्लेयर हैं जो अपना 82 मैच नहीं हारी थी, उनको वो हराती हैं और मेडल की बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेटर थी, यानी कि इस बार गोल्ड वो पक्का ले आती, लेकिन 100 ग्राम के कारण फाइनल में वो बाहर हो जाती हैं। और 16 स्पोर्ट्स में हम लोगों का ये चला। उसके साथ साथ हमने 5 प्लेयर ऐसे भी हैं जो बता दिया कि जो पिछली बार टोक्यो में जीते थे और इस बार फिर से पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप ये एक बार देख लीजिएगा रिवाइज करके कि सबसे पहले 1900 में हम लोग पार्टिसिपेट किए थे पेरिस ओलंपिक्स में। हमने केडी जाधव के बारे में भी आपको बता दिया कि आज़ादी के बाद ये पहले पर्सन थे जो कि हेलेंस्की ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को दिलाया था। अगर महिलाओं के बारे में पूछे तो महिलाओं में आपको कर्नम मल्लेश्वरी आती हैं, जिन्होंने सिडनी ओलंपिक्स में भारत को मेडल दिलाया था, जो कि फर्स्ट वुमन है इंडिया के लिए। और अगर हम लोग अभिनव बिंद्रा की बात करें तो अभिनव बिंद्रा आपको पता है कि 2008 में बीजिंग्स में ये पहले इंडिविजुअल पर्सन थे जिन्होंने गोल्ड दिलाया था इंडिया को। और नीरज चोपड़ा टोक्यो में बने थे, जो कि एथलेटिक्स में पहले गोल्ड दिलाने वाले पर्सन रहे थे। अभी भी अगर आपसे सवाल पूछे कि एथलेटिक्स में भारत को पहला गोल्ड किसने दिलाया, तो नीरज चोपड़ा ने दिलाया, लेकिन ओवरऑल इंडिया को पहला गोल्ड किसने दिलाया था, तो अभिनव बिंद्रा ने। इंडिविजुअली, टीम में तो इंडियन हॉकी ने बहुत पहले ही दिला दिया था। इंडियन हॉकी के लिए गोल्डन टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। हम लोगों ने 8 गोल्ड जीता है और टोटल आपसे पूछे तो टोटल इंडियन हॉकी ने 13 मेडल्स जीत लिए हैं। ठीक है, हालांकि टोक्यो ओलंपिक्स से हमारा उतना अच्छा नहीं रहा, फिर भी मेरे हिसाब से टोक्यो से हमने बहुत अच्छा किया इस बार, क्योंकि बहुत सारे गेम में हम लोग 4th फिनिश कर पाए। और अगर इस बार विनेश फोगाट को मेडल मिल जाता तो 7 मेडल इस बार भी होता, 7 क्या हम लोग और भी ज़्यादा मेडल्स इस बार हासिल कर सकते थे। तो ध्यान रखिएगा। कुछ न्यूज़ और भी हैं जो उस पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड हैं, जैसे हमारे अभिनव बिंद्रा साहब जो हैं, वो जो पेरिस ओलंपिक का ये होता है मसाल जिसको कहते हैं टॉर्च, वो हम लोगों को इस बार ऑनर मिला, यानी कि अभिनव बिंद्रा साहब इस बार जला रहे थे। हमने आपको बताया कि 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा साहब ने इंडिविजुअली पहला गोल्ड हासिल किया था। उसके बाद इन्होंने पोस्ट भी किया अपना एक्स पे, इन्होंने पोस्ट किया था, जो कि बहुत कमाल का है। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवाइज करने में आपको काम आएगा। उसके बाद हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि इस बार 4 गेम ऐसे थे कि जो कि पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए थे। ब्रेकिंग यानी कि ब्रेक डांस आप बोल सकते हैं, स्केटिंग यानी कि स्केटिंग आप जानते ही हैं, स्केटबोर्ड वाला। उसके बाद ये है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ऊपर चढ़ना होता है। और ये हो गया सर्फिंग, यानी कि जो लहरों पे एक तरीके से सर्फ करते हैं। तो ये 4 गेम थे, ये चारों पे आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ जो ये प्लेयर्स हैं, हमारे प्लेयर्स जिन्होंने कमाल कर दिया, सबका नाम भी है और किस में उन्होंने क्वालिफाई किया, ये भी हमने आपको बता दिया है। एक बार देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर फर्स्ट पूछ ले, फर्स्ट मेडलिस्ट कौन थे लास्ट 5 एडिशंस में, तो इस बार पेरिस में कौन थी, मनु भाकर थी। इसके पहले टोक्यो में कौन थी, तो मीराबाई चानू थी, जिन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था, इस बार नहीं कर पाई। 2016 में कौन थे, तो साक्षी मलिक थी हमारी। 2012 में कौन थे, तो गगन नारंग थे। और 2008 में कौन थे, तो अभिनव बिंद्रा साहब थे। ये भी देख लीजिए, यानी कि डबल डिलाइट फॉर टीम इंडिया, यानी कि वैसे प्लेयर जो कि अब तक ओलंपिक में 2 बार मेडल हासिल कर चुके हैं। सबसे पहले हैं हमारे नीरज चोपड़ा साहब, 1 गोल्ड इन्होंने, आप पिक्चर से देखिए, पीछे का पिक्चर आप देखिएगा, ये जापान का है और ये पेरिस का है, ये एफिल टावर है। तो इस बार सिल्वर इन्होंने हासिल किया, टोक्यो में इन्होंने गोल्ड हासिल किया था। ये हमारे सुशील कुमार जी हैं। उसके बाद ये पीवी सिंधु हैं, मनु भाकर हैं, जो कि इसी बार इन्होंने 2 मेडल हासिल किया है। हमारे नीरज चोपड़ा है। हालांकि कब कब इन्होंने हासिल किया था, तो सुशील कुमार के बारे में अगर डिटेल में पूछ ले तो बीजिंग में 2008 में, लंदन में 2012 में, इन्होंने लंदन में सिल्वर हासिल किया था। उसके बाद सिल्वर लास्ट रियो ओलंपिक्स में पीवी सिंधु हासिल की हैं। ब्रॉन्ज इन्होंने हासिल किया था टोक्यो में। अगर इस बार ये मेडल ले लेती तो पहली भारतीय बनती जो कंसेक्यूटिव लगातार 3 ओलंपिक्स में मेडल लेती। उसके बाद पेरिस में आपको पता है कि मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज हासिल किया है। इसलिए इन चारों का नाम भी आप ध्यान रखिएगा, क्या पता एग्जाम में पूछ ले। एग्जाम में सवाल पूछेगा भी तो मोर देन 1 ऑप्शन वाले होंगे कि इनमें से कौन से वो प्लेयर हैं जिन्होंने 2 मेडल भारत के लिए जीता है। जिसका ऑप्शन मोर देन 1 होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा वो चीज़।
एक और चीज़ है जो कि हम सबके लिए हार्ट ब्रेकिंग था, वो है विनेश फोगाट जी का डिस्क्वालीफाई होना। हालांकि डिस्क्वालीफाई होने के बाद उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी कि अब वो नहीं खेलेंगे, जो कि और भी ज़्यादा दुखद था। तो मैं एक चीज़ बस ध्यान ये दिलाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारे पीटी ऊषा। पीटी ऊषा वो पहली महिला बनी है जो कि 95 साल के इतिहास में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बनी है, और वो भी अनअपोज्ड, यानी कि कोई इनके अपोजिशन में नहीं खड़ा हुआ था। और ये वो पर्सन है जिन्होंने ओलंपिक में आज तक कोई मेडल नहीं जीता। ये सिर्फ 4th पोजीशन पे थी जब 1984 का लॉस एंजलिस का गेम हुआ था ओलंपिक्स का, उस समय ये 4th पोजीशन पे थी 400 मीटर वाले हार्डर फाइनल रेस में, और ये 4th पोजीशन पे थी 1/100th सेकेंड से। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभी पर्सन का जो व्यक्तित्व है वो मेडल डिसाइड नहीं करते हैं। आपने अपने खेल को कितना दिया है, आपने कितना संघर्ष किया है, वो मायने रखता है। और इसलिए विनेश फोगाट को अभी इतनी जल्दी अनाउंस नहीं करना चाहिए। उन्हें लॉस एंजलिस का ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, और उन्हें पीटी ऊषा से सीखनी चाहिए, क्योंकि पीटी ऊषा पहली ऐसी खिलाड़ी थी, महिला खिलाड़ी, जो इतनी ज़्यादा फेमस हुई थी। आपको याद होगा, हमने अपने बुक्स में भी पढ़ा है पीटी ऊषा के बारे में। जिस टाइम ये खेलती थी 1980s के टाइम में, क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड इनको कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने अपने समय में 14 गोल्ड लिए थे अलग अलग इवेंट्स में। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कुछ प्लेयर्स इस बार ऐसे भी थे ओलंपिक में जो कुछ सेकंड से जीते, जैसे 0.005 सेकंड से एक एथलीट थे जो रेस जीतते हैं, वो उनका नाम ध्यान रखना है। एक और प्लेयर थे, वो मेल थी या फीमेल थी रेसलिंग या बॉक्सिंग में, उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो इन प्लेयर्स का भी नाम आप ध्यान रखिएगा। और विनेश फोगाट से हम लोगों की उम्मीदें यही रहेंगी कि वो नेक्स्ट ओलंपिक में भी खेलें और भारत को मेडल दिलाएं। उसके साथ साथ कुछ प्लेयर्स और भी हैं जिनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। जैसे विनेश फोगाट से रिलेटेड एग्जाम में पूछ सकता है कि ये पहले वुमन रेसलर हैं जो कि क्वालिफाई की थी फाइनल्स के लिए। अभी तक कोई भी वुमन रेसलर जो हैं वो फाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं किया है, तो ये ध्यान रखिएगा। मनु भाकर के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि ये पहले इंडियन हैं जिन्होंने 2 मेडल जीता एक ही ओलंपिक में। उसके साथ साथ हमारे सरबजीत सिंह हैं। सरबजोत सिंह ने भी मिक्स्ड टीम में शूटिंग में जीता है, जो कि आज तक इंडिया के किसी भी प्लेयर ने मिक्स्ड में नहीं जीता था। इस बार मेल और फीमेल मनु भाकर थी इनके साथ में। उसके साथ साथ हमारे अमन सहरावत जी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग हैं ये भी, क्योंकि 11 साल की एज में ही इनके माता पिता चल बसे थे। उसके बाद इनके दादाजी ने इनका लालन पालन किया। और रवि दहिया इनके आइडियल हैं, और रवि दहिया के ही मार्गदर्शन में ये कर रहे थे अपना ट्रेनिंग। और उसके बाद ये भारत का जो रेसलिंग का हर साल रहता है कि रेसलिंग में मेडल आएगा, इन्होंने नाक बचा ली और ये भी रेसलिंग में मेडल जीत पाए। हालांकि एक और कैटेगरी है कि सो नियर येट सो फार, कुछ हमारे प्लेयर्स ऐसे भी हुए जो कि बहुत नज़दीक आने के बाद भी मेडल्स नहीं जीत पाए। ये वो प्लेयर्स हैं, हो सकता है एग्जाम में इनके बारे में भी पूछ ले कि मेडल किसने हासिल किया, वो नहीं बट 4th पे कौन रहे, तो उनके बारे में है। हालांकि इनसे बहुत उम्मीदें हैं कि लॉस एंजलिस में जो 2028 में ओलंपिक होगा उसमें वो मेडल जरूर लाएंगे। जिसमें से पहले हैं हमारे मीराबाई चानू, जो कि 4th पे रही। हालांकि क्या पता ये अगला ओलंपिक में खेलेंगे भी या नहीं। हालांकि पूछ ले तो ये 49 कैटेगरी में वेट लिफ्टर हैं, जो कि पिछले ओलंपिक्स में उन्होंने मेडल लाया था। अर्जुन बबूता जी शूटिंग में हैं 10 मीटर एयर राइफल में, इनका भी पोजीशन 4th था। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में रिवीजन के लिए। उसके बाद है हमारे अमनजीत सिंह नरूका, ये भी 4th पोजीशन पर है शूटिंग में। उसके बाद है महेश्वरी चौहान, ये भी 4th पे रही शूटिंग में ही। उसके बाद आर्चरी में इस बार बहुत उम्मीदें थी, हालांकि इसमें आपको दीपिका नहीं दिख रही हैं। हालांकि फर्स्ट इंडियन आर्चर बने हैं धीरज, जो कि किसी भी ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचे थे। उसके बाद फर्स्ट इंडियन आर्चर बनी हैं जो कि किसी भी फाइनल में पहुंची हैं। अगर हम महिलाओं की बात करें तो अंकिता बखत जी हैं। उसके बाद एक पर्सन जो थे वो ये थे जिनकी मैं बात कर रहा था, अविनाश सावले जी। एथलेटिक्स में 3000 मीटर का जो चैलेंज होता है, जो रेस होता है, इसमें ये फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो आर्चरी से भी इस बार बहुत उम्मीदें थी, लेकिन आर्चरी से भी हम लोग मेडल नहीं ला पाए। तो कुछ हमारे एथलीट्स ऐसे रहे जिन्होंने भारत को मेडल दिलाया। भारत ने 6 मेडल लिया, 71वां रैंक रहा भारत का। इनको बहुत बहुत बधाई, इन्होंने बहुत मेहनत की तब जाके मेडल हासिल कर पाता है कोई भी देश ओलंपिक्स में। और ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने मेडल हासिल भी किया
और कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने मेडल हासिल नहीं किया है। लेकिन हम सबके इनसे यही उम्मीदें हैं कि 2028 को ओलंपिक्स में ये मेडल जरूर लाएंगे, और सब बहुत मेहनत करते हैं तब जाके क्वालिफाई करते हैं, इस पोजीशन पे पहुंचते हैं। इसलिए सबका रिस्पेक्ट कीजिए और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे और भी सीरीज़ आप ऐसे चाहते हैं जो पिक्चर के साथ साथ डेटा को बताए और आपको याद करने में आसानी हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।